वर्ष 1965 से प्रारंभ मेरी रचना यात्रा का पहला कालखंड 1982 तक रहा तथा दूसरा कालखंड 1982 से 2003 तक, जिसका उल्लेख अपनी रचना यात्रा के 2 खंडों में मैं कर चुका हूँ। पुनः 2003 से मेरी रचना यात्रा का तीसरा कालखंड शुरू हुआ, जो आज तक कायम है। इसी वर्ष 2003 में मित्र नामक एक अनियतकालीन साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन भी मैंने शुरू किया। मित्र के संपादन प्रकाशन का उद्देश्य साहित्य की सामाजिकता का रचनात्मक अभियान रहा। मित्र को पाठकों और रचनाकारों ने खूब पसंद किया। अनेक लोगों ने साहित्यिक पत्रकारिता में इसे सार्थक हस्तक्षेप माना। अमूमन साहित्यिक पत्रिकाओं के समक्ष आर्थिक संकट उपस्थित होता रहा है। इस आर्थिक संकट से ही साहित्यिक पत्रिकाएं बंद भी होती रही हैं, लेकिन मित्र के प्रकाशन को लेकर ऐसा कोई आर्थिक संकट मैंने कभी महसूस नहीं किया। रचनाकार मित्रों और पाठकों का पर्याप्त आर्थिक सहयोग मुझे मिलने लगा था, लेकिन चाहते हुए भी मित्र का प्रकाशन मैं नियमित नहीं कर सका। 4 अंकों के बाद उसे स्थगित कर दिया। मैं अनुभव कर रहा था मित्र की वजह से मेरा अपना लेखन लगभग रुक सा गया था। इस दौरान अब यह बात मैं शिद्दत के साथ महसूस कर रहा था कि लेखन और साहित्यिक पत्रकारिता दोनों कार्य साथ साथ नहीं किया जा सकता। दोनों में से कोई अल्पकालिक कार्य नहीं, दोनों पूर्णकालिक कार्य हैं। इस स्थिति में अपने लेखन के लिए मित्र का प्रकाशन मुझे स्थगित करना पड़ा। कहानी और उपन्यास लिखते हुए जीवन, साहित्य, समाज और राजनीति के कुछ ऐसे सवाल मेरे समक्ष उठते रहे जिन पर विचार विमर्श भी मुझे आवश्यक जान पड़ा। ऐसी आवश्यकता के ही तहत समय समय पर लिखे मेरे निबंधों का संकलन साहित्य की सामाजिकता नाम से 2005 में प्रकाशित हुआ। इस संकलन में मेरे 15 निबंध संकलित हुए। हिंदी साहित्य में हिंदी समाज और हिंदी समाज में हिंदी साहित्य, घटती पाठकीयता के घटक, साहित्य, समाज और राजनीति, पुरस्कार और रचनाकार, नई सदी में साहित्य, साहित्य की प्रासंगिकता अब और बढ़ गई है, पत्रकारिता के संकट, राजनीति की जनता, वर्णवाद के कसते शिकंजे, पहली रचना, मेरी रचना प्रक्रिया, युद्ध बनते गांव और डायन होती औरत, अकथ कहानी प्रेम की, लेखकीय प्रतिबद्धता तथा सृजन संसार, ये निबंध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते ही चर्चाओं में आ गए थे। बाद में कुछ और नए लेखों को सम्मिलित कर साहित्य चिंतन और सृजन नाम से उसका संवर्धित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। अब नए रूप में इस पुस्तक के माध्यम से साहित्य की व्यापकता को रेखांकित करने का मैंने प्रयास किया कि क्यों समाज के लिए साहित्य आवश्यक है, कि समस्त जीवन मूल्यों का केंद्र साहित्य ही क्यों है, कि प्रतिरोध की प्रबल क्षमता सिर्फ साहित्य के पास ही क्यों बची हुई है। ऐसे साहित्य से दूर होता भूमंडलीकृत हमारा समाज विकास के नाम पर भटक ही तो रहा है। मेरे रचना मानस की इन्हीं चिंताओं पर साहित्य सृजन और चिंतन नामक यह पुस्तक आधारित है। मेरे वैचारिक और चिंतन परक लेखों की इस पुस्तक को मेरे पाठकों ने मेरी कथाकृतियों की तरह ही पसंद किया, जिसके नए संस्करण अब तक होते रहे हैं। मैंने अनुभव किया है, बड़ों की अपेक्षा बच्चों और नवसाक्षरों के लिए लिखना आसान काम नहीं। नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुरोध पर नवसाक्षरों के लिए उस रात की बात नामक एक कथा पुस्तिका मैं लिख चुका था। अब पुनः नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रस्ताव पर बच्चों और नवसाक्षरों को ध्यान में रखकर 2 और कथा पुस्तिकाओं की रचना की। गांव के लोग तथा एक था पंकज। गांव के लोग का प्रकाशन 2005 में हुआ तथा एक था पंकज का प्रकाशन 2006 में। इन तीनों कथा पुस्तिकाओं में एक था पंकज लंबी कथा पर आधारित पुस्तिका है। इन पुस्तिकाओं के प्रकाशन के बाद यह देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ
कि मेरे उपन्यासों और कहानी संग्रहों की अपेक्षा बच्चों और नवसाक्षरों की इन पुस्तिकाओं की पाठकीयता अधिक है। शायद इसीलिए इन पुस्तिकाओं के संस्करण सबसे अधिक हुए और होते रहे हैं। मेरे 5वें उपन्यास सुरंग में सुबह के 3 वर्ष बाद 2006 में मेरा 6ठा उपन्यास माटी कहे कुम्हार से प्रकाशित हुआ। यह अब तक का मेरा सबसे बड़ा उपन्यास बन गया। हालांकि चाहकर इस उपन्यास को मैंने बड़ा नहीं बनाया। झोपड़पट्टी से लेकर गांव और कस्बे और शहर तक फैले भारतीय जीवन और उसकी बहुविध समस्याओं तथा उन समस्याओं से संघर्ष करता मेरा रचना मानस अब यह विषय ही ऐसा बड़ा था कि चाहते हुए भी सीमित कलेवर की किसी कृति में इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता था। इस उपन्यास के बड़े होने के पीछे अभावग्रस्त समाज की एक जुझारू और जीवट वाली नायिका मुनीला के संपूर्ण जीवन संघर्ष को व्यक्त करने की रचनात्मक मांग की वजह से भी ऐसा हुआ। मैंने अनुभव किया है, कभी कभी हमारे पात्र हम रचनाकारों की समझ एवं चेतना को भी समृद्ध बना देते हैं। इस क्रम में मुनीला से मैंने यह भी जाना है कि समझौता करके बहुत कुछ पाने के एवज में हमें जो खोना पड़ता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब हम अपने वजूद के साथ होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे वजूद पर ही हमारी शख्सियत की पहचान निर्भर करती है। इस उपन्यास के प्रकाशन के समय हिंदी में घटती पाठकीयता की चर्चा जोरों पर थी। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि अब रचनाकार ही लेखक और पाठक दोनों हैं। ऐसे में मोटे कलेवर के इस बड़े उपन्यास को प्रकाशित कराते हुए मेरा मन आशंकित था कि पाठक इसे पढ़ सकेंगे या नहीं, लेकिन कुछ ही समय में इसके पहले संस्करण के समाप्त होने और नए संस्करण के प्रकाशन ने मेरे मन को आश्वस्त कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और लिखता, नेशनल बुक ट्रस्ट ने मुझे एक बड़ा दायित्व सौंप दिया। उस दायित्व के अनुसार भोजपुरी भाषा की लोक कथाओं की खोज, उनकी पुनर्रचना तथा उन्हें संग्रहित करना था। यह कार्य मेरी रुचि का था, इसीलिए स्वीकार कर लिया। माँ मुझे बचपन में खूब लोक कथाएँ सुनाती थी। इस दृष्टि से लोक कथाओं के प्रति मेरा लगाव प्रारंभ से ही बना हुआ था। मैं जानता था लोक कथाएँ वाचिक परंपरा में ही रहती और जीती आई हैं, इसीलिए उनकी खोज के लिए मैंने दूर दराज और तराई में बसे गाँवों की यात्राएं शुरू की। इस क्रम में अपने अभियान के तहत मुझे बड़ी संख्या में लोक कथाएँ प्राप्त हुईं। हालांकि कहन और भाषा के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की लोक कथाओं की पृथकता को देखते हुए उनकी पुनर्रचना मुझे आवश्यक जान पड़ी। इस क्रम में सार्थक जीवन मूल्यों पर आधारित 51 लोक कथाओं की पुनर्रचना कर उन्हें संकलित किया। भोजपुरी लोक कथा नामक इस संकलन का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 2008 में हुआ। इस बात को लेकर मुझे खुशी है कि जिस परिश्रम और लगन से मैंने इन लोक कथाओं को संग्रहित कर उनकी पुनर्रचना का कार्य किया, उसी अनुपात में पाठकों ने भी इसे अपनाया। पाठकों की निरंतर मांग के तहत इसके नए संस्करण भी होते रहे हैं। 11 कहानी संग्रहों, 6 उपन्यासों, बाल साहित्य, लोक साहित्य और विचार साहित्य की रचना के बाद मेरे मानस पर आत्मकथा लेखन का दबाव कायम होने लगा था। इसके मूल में बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त का कमज़ोर होना भी था। मेरे जीवन का विगत यथार्थ कहीं विस्मृत न हो जाए, इसीलिए रचनात्मक रूप में उसे संरक्षित रखना मेरे रचनाकार को आवश्यक जान पड़ा। इस संबंध में जब पानी बिच मीन पियासी नामक आत्मकथा की रचना शुरू की तो अपने जीवनगत यथार्थ के दबाव और प्रभाव में लिखता चला गया। इसमें लंबा समय लगा, पूरे 9 वर्ष इसकी रचना में लग गए। इन 9 वर्षों की अवधि में
न तो कोई दूसरा कार्य किया और न कोई दूसरी चीज़ ही लिख सका, सिर्फ आत्मकथामय बना रहा। मेरी योजना सिर्फ एक पुस्तक में अपनी आत्मकथा दर्ज कर देने भर की थी, लेकिन मेरा जीवन जिस तरह संघर्षों से भरा रहा है और अपने समय और समाज को जिस रूप में मैंने जिया और जाना है, उसकी यथार्थ प्रस्तुति चाहते हुए भी एक पुस्तक में संभव नहीं थी। इस तरह एक एक कर 3 पुस्तकें तैयार हो गईं। पानी बिच मीन पियासी, कहाँ तक कहें जुगों की बात, तथा जाग चेत कुछ करो उपाई। पानी बिच मीन पियासी का प्रकाशन 2010 में भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ। फिर 2011 में कहाँ तक कहें जुगों की बात का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। इसके बाद 2015 में वाणी प्रकाशन से जाग चेत कुछ करो उपाई का। आत्मकथा की मेरी ये तीनों पुस्तकें एक दूसरे के खंड के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप में लिखी गईं। हर पुस्तक को मैंने अपने आप में पूर्ण आत्मकथात्मक उपन्यास का स्वरूप प्रदान किया है, इसीलिए इनका प्रकाशन भी स्वतंत्र कृतियों के रूप में हुआ है। मेरे पाठकों ने मेरे उपन्यासों की तरह ही मेरी इन आत्मकथाओं को भी उत्साह से अपनाया है। आत्मकथाओं के 3 वर्ष बाद 2018 में मेरा 7वां उपन्यास तेरा संगी कोई नहीं प्रकाशित हुआ। कृषक जीवन और कृषि समस्या की निरंतर बदहाल होती स्थिति को ध्यान में रखकर मैंने इस उपन्यास की रचना की। मेरा जन्म न सिर्फ एक किसान परिवार में हुआ बल्कि युवावस्था तक जीविकोपार्जन के लिए मैं किसी कार्य से ही जुड़ा रहा। मेरी जानकारी के तहत कृषि को लेकर निरंतर नई नई योजनाएं बनती और बदलती रहीं। वैज्ञानिक विकास के तहत हल और बैलों की जगह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि अनेक नए कृषि उपकरण आते रहे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर साधन, सुविधा और सहयोग के अभाव में किसानों की परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही गईं। कृषि पर संकट और गहराता ही चला गया। अब स्थिति यह है कि खुद किसानों के वंशज कोई भी दूसरा काम करने को तैयार हैं, लेकिन कृषि नहीं। कृषि प्रधान हमारे देश में कृषि से पलायन की इस त्रासदी ने इस उपन्यास की रचना के लिए मुझे विशेष प्रेरित किया। वर्ष 2015 में ही कहानी के मेरे पाठकों, शोध छात्रों और कथा अध्येताओं को ध्यान में रखकर इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली ने 3 खंडों में मेरी संपूर्ण कहानियों का प्रकाशन किया। 70 के दशक में जब मैं एक नया लेखक था तो इंद्रप्रस्थ प्रकाशन ने ही मेरे प्रारंभिक कहानी संग्रहों का प्रकाशन किया था। इस बात को ध्यान में रखकर अपनी संपूर्ण कहानियों का प्रकाशन इंद्रप्रस्थ प्रकाशन से ही कराया। इस संकलन पर प्राप्त सूचनाओं के तहत मेरा मन आश्वस्त है कि मेरी कहानियों के पाठक और शोध छात्र एक ही जगह मेरी संपूर्ण कहानियों को पाकर खुश और संतुष्ट हैं। इस बीच एक नए विषय ने पुनः मेरे रचनाकार मन को उपन्यास लेखन की ओर उन्मुख कर दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश धार्मिक आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से संपन्न रहा है। शायद इसी वजह से धर्म स्थलों तथा स्वामियों, गुरुओं और बाबाओं के यहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित होते देर नहीं लगती। लेकिन जब इस धार्मिक आध्यात्मिक चेतना की आड़ में कुछ स्वयंभू गुरुओं और बाबाओं द्वारा अपने आश्रमों की साध्वियों और अपने संपर्क की लड़कियों के साथ यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अभियोग सामने आने लगे तो इस गंभीर और विशद समस्या से बेचैन परेशान मेरा रचनाकार मानस उद्वेलित बना रहा। मेरे रचना मानस के इसी उद्वेलन का परिणाम बना मेरा यह 8वां उपन्यास संत न बांधे गांठड़ी। इसका प्रकाशन 2020 में लोक भारती प्रकाशन से हुआ। इस उपन्यास को लिखते हुए मैंने अनुभव किया है कि दोष सिर्फ भोगी बाबाओं का ही नहीं, हमारी अंधश्रद्धा का भी है, जिसके तहत अपने जैसे किसी इंसान को हम भगवान समझ लेते हैं। इस उपन्यास की रचना के तहत इस तथ्य से भी मैं अवगत हुआ कि
कि हमारे संपन्न श्रद्धालु गरीबों को वैसा कुछ नहीं देते, देश और समाज के कार्यों में वैसा खर्च नहीं करते, लेकिन बाबाओं को भगवान का प्रतिरूप और आश्रमों को भगवान का दरबार समझ वहां अपनी पूंजी उड़ेल देते हैं। आश्रमों की अकूत संपत्ति और वैभव विस्तार की वजह यही रही है। इस उपन्यास की रचना ने जहाँ एक और नए अनुभव से मुझे संपन्न बनाया, वहीं धार्मिक आध्यात्मिक जगत के योग और भोग, तथ्य और कथ्य, संत और असंत तथा झूठ और सच सबसे रूबरू किया। अब मेरा वह अनुभव इस उपन्यास के रूप में प्रस्तुत है। एक लंबे समय से उपन्यासों और आत्मकथाओं की रचना के तहत मेरा कहानी लेखन लगभग स्थगित सा हो गया था। इस संबंध में मित्रों, पाठकों एवं संपादकों के अनुरोध तथा प्राप्त विषयों ने पुनः कुछ नई कहानियों की रचना के लिए मुझे प्रेरित कर दिया। बस रैन भई चहुदेश, गेटमैन गोवर्धन, एक बार फिर, रोशनी की रात आदि कहानियाँ तैयार हो गईं। पूर्व की भांति पहले पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन हुआ। परिवर्तित समय के परिवर्तित यथार्थ पर आधारित ये कहानियाँ मेरे पाठकों को बहुत पसंद आईं। पत्रिकाओं के बाद रोशनी की राह नामक संकलन में ये संकलित की गईं। इसमें मेरी 7 कहानियाँ संकलित हैं। मेरा 11वां कहानी संग्रह जमुनी 2001 में प्रकाशित हुआ था। अब लंबे समय बाद रोशनी की राह नामक मेरा 12वां कहानी संग्रह प्रकाशित होने जा रहा है। इस संग्रह का प्रकाशन भी इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली से ही हो रहा है, जहां से 3 खंडों में संपूर्ण कहानियां नामक मेरी समग्र कहानियों का प्रकाशन हुआ है। इस संग्रह की कहानियां भी अब तीसरे खंड के नए संस्करण में सम्मिलित हो जाएंगी, ताकि संपूर्ण कहानियों के पाठकों को अलग से इसे प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह पिछले 50 वर्षों की अपनी रचना यात्रा को स्मरण करते हुए मुझे स्पष्ट लगता है कि पाठकीयता की शक्ति और प्रेरणा से ही यह संचालित रहा है। मेरे साहित्य की इस पाठकीयता की वजह से ही प्रकाशन की सुविधा भी मुझे उपलब्ध रही है और मैं लिखता भी रहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पाठकीयता ने ही मुझे आज तक रचनारत रखा है।